हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करने थे, तो उसको हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं आज वाले सेशन में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला तो जो है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रीहेंशन को आपने अच्छे से स्टडी करना है और उस पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्या है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो SN2 रिएक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती है एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। 3 डिग्री हैलाइड्स डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। 3 डिग्री हैलाइड्स जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान हो तो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 0 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है product is found with inversion in configuration and mechanism of reaction occurs through the formation of transition state। और इस रिएक्शन में जो है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें जो है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है बट इट इज़ एक्चुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करता है इस रिएक्शन में। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू रेसिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी होता है और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्लाइट ज़्यादा होता है, स्लाइट मोर देन द रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ लिया। इस पे बेस्ड जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव SN1 रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो SN1 रिएक्शन देगा। तो आपके सामने जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन क्या है, ये है राइट। ये क्या, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो आगे 3 और कार्बन से लगा हुआ है। तो ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और 3 डिग्री सबस्ट्रेट में SN1 रिएक्शन हो सकता है, राइट। और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या है, इट इज़ ए 0 डिग्री सबस्ट्रेट और 0 डिग्री सबस्ट्रेट में जो है SN2 रिएक्शन होता है, ना कि SN1 रिएक्शन। और उसके बाद हम बात करें CH3 CH2 Br, ये क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट। और प्राइमरी सबस्ट्रेट में क्या है, SN2 रिएक्शन फेवरेबल होता है। और हम बात करें अगर डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन क्या है, ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आयोडीन लिविंग ग्रुप है, वो जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 और कार्बन से अटैच है। तो 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और 2 डिग्री सबस्ट्रेट में जो है SN1 रिएक्शन भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स की सॉल्वेंट क्या है। तो जिसमें कंफर्म्ड है कि SN1 रिएक्शन होगा ही होगा वो क्या है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या है, ए। इज दैट क्लियर। तो कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट इन इथेनॉल। C2H5OH की प्रेजेंस में इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट देगा। तो रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट मतलब जो SN1 रिएक्शन फेवरेबल करेगा और SN1 रिएक्शन में ही रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। दैट इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो जस्ट सपोज मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है, तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे, जिसमें से एक की तो होगी R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे की होगी S कॉन्फ़िगरेशन। तो रेसिमाइजेशन के लिए मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कायरल सेंटर है या नहीं है। कायरल सेंटर होगा तो ही तो आप RNS जो है असाइन करोगे मॉलिक्यूल को। तो अगर हम बात करें
इस मॉलिक्यूल की, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, तो इसमें रेसिमाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम नेक्स्ट बी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें भी जो 2 ग्रुप्स हैं वो सेम है, इसमें भी रेसिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, क्लोरीन और हाइड्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल में रेसिमाइजेशन हो सकता है। और अगर हम लास्ट डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये 2 ग्रुप्स क्या हैं, सेम है, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी रेसिमाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। इज दैट क्लियर? तो कॉम्प्रिहेंशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव SN2 रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो SN2 रिएक्शन देगा। तो अगर हम बात करें ए मॉलिक्यूल की, तो ए मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, वैसे भी ये देखो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट में जो है SN2 पॉसिबल नहीं होता। बी सबस्ट्रेट की बात करें तो ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे एक और कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन इज पॉसिबल। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो ये भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो इसमें भी SN1 होगा। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, विनाइल हैलाइड है, और विनाइल हैलाइड में हमने पढ़ा था ना तो SN1 फेवरेबल होता है ना ही SN2 फेवरेबल होता है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। इज दैट क्लियर? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एजर्शन और रीज़न बेस्ड है, और एजर्शन और रीज़न में आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ए, बी, सी एंड डी। अब ए, बी, सी एंड डी का क्या मतलब है? ए का मतलब है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, और रीज़न जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी का मतलब ये है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी का मतलब है कि एजर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, और डी का मतलब है कि एजर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज़ करेक्ट। इज़ दैट क्लियर? तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। एजर्शन में है द ब्रोमाइड शोन बिलो इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज, राइट। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और इसका रीज़न दिया हुआ है इट फॉर्म्स ए हाईली स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो देखो वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो क्या होता है, वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कौन सी टाइप के रिएक्शन को फेवरेबल होते हैं, SN1 टाइप रिएक्शन को, राइट। और SN1 रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो दैट शुड बी हाईली स्टेबल। तो इसका अगर हम कार्बोकेटाइन फॉर्म करके देखें तो इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं, लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हम ट्रोपाइलियम केटाइन। और ट्रोपाइलियम केटाइन जो है वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब देखो हर जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक साइक्लिक रिंग है, और इसके पास क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू 1, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हक्कल रूल को ओबे करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में डेफिनेटली हाईली सॉल्युबल है, एजर्शन ट्रू है, रीज़न भी एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए। इज़ दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एजर्शन है प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन, और रीज़न है एलाइलिक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस।
तो हम पहले एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो, यह है प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड और यह है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं कि SN1 रिएक्शन जो है किसमें ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो SN1 रिएक्शन हमें पता ही है 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन। तो SN1 रिएक्शन का सारा जो गेम है वो किस पे डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो अगर हम प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड का कार्बोकेटायन ड्रॉ करके देखें तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल, यहाँ से हम जो है कार्बोकेटायन ड्रॉ करते हैं। तो ये बना कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन जो है इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इजंट इट। तो यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस गेटिंग डिस्पर्स और कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए इसका एजर्शन ट्रू है कि प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन। और रीज़न क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। फाइन, तो इसका आंसर क्या है, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एजर्शन इज SN2 रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड is faster in dimethyl sulfoxide than in water. रीज़न क्या है, dimethyl sulfoxide has greater capability to solvate nucleophile। तो अगर हम बात करें, ये देखो एजर्शन में हमें क्या लिखा हुआ है, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या 0 डिग्री सबस्ट्रेट है। 0 डिग्री सबस्ट्रेट में जो है SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है। फाइन, SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर सॉल्वेंट यहाँ पर हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन का रेट है वो फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो DMSO क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। और अगर हम रीज़न की बात करें तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हैज़ ग्रेटर कैपेबिलिटी टू सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, देखो SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इट सॉल्वेट्स ओनली केटायन। वो सिर्फ केटायन को सॉल्वेट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल को वो सॉल्वेट नहीं करता, तो न्यूक्लियोफाइल का जो एक्शन है वो सेम ही रहता है। इट कैन अटैक ऑन द सबस्ट्रेट एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट ही नहीं हो रहा तो ही SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी। पर यहाँ पर इसने लिखा हुआ है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हैज़ ग्रेटर कैपेबिलिटी टू सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो जाएगा, तो वाई विल इट अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। तो ये बिल्कुल गलत है। एजर्शन तो नो डाउट ट्रू है, एजर्शन इज ट्रू, बट रीज़न इज फॉल्स। Dimethyl sulfoxide has greater capability to solvate cation, not nucleophile. तो इसका आंसर क्या हो गया, C. Assertion is true, but reason is false. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, assertion है rate of reaction is dependent only on the concentration of nucleophile in SN1 reaction. रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर हम SN1 रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, दैट इज़
सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे जो है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। तो वो क्या है, सबस्ट्रेट है, एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। पर यहाँ पर इसने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्शन, जो कि क्या है, गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर अगर लिखा होता रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन, तो ये सही हो सकता था। तो यानी कि ये एजर्शन ही गलत है। रीज़न क्या है, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। देखो रीज़न खुद में सही है, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, तो रीज़न तो सही है बट एजर्शन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए रिएक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए है, कॉन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड इफ रिएजेंट अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। अगर जो है मान लो ये देखो, यहाँ से जो है लिविंग ग्रुप लीव करा, अगर न्यूक्लियोफाइल ने इसी साइड से अटैक कर दिया तो क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। फाइन। सेकंड है, कन्फिग्रेशन इज इन्वर्टेड इफ रिएजेंट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से देखो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करा और अगर न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करा तो यहाँ इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। फाइन, तो ये भी सही है, ए भी सही है। सी क्या है, नो चेंज इन कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल इफ एनी bond of the asymmetric center is not cleaved during the course of reaction. No change in configuration is possible if any bond of the asymmetric center is not cleaved during the course of the reaction. इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये 3 और ग्रुप से अटैच्ड है और ये है हमारा सबस्ट्रेट। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर चेंज इन कन्फिग्रेशन तब होता है जब बॉन्ड जो है वो कायरल सेंटर से ब्रेक करता है। मतलब यहाँ से अगर जो बॉन्ड है ब्रेक करेगा तो ही हम कहेंगे कि इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन या चेंज इन कन्फिग्रेशन आएगा। ठीक है, अगर जस्ट सपोज जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक कर रहा है, कायरल सेंटर पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर पे कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो इस केस में इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन या चेंज इन कन्फिग्रेशन होगा ही नहीं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर चेंज इन कन्फिग्रेशन नेसेसरी है, अगर होना है, तो उसके लिए प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि जो बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए वो कहाँ से करना चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर से। तो ये भी सही है। तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एजर्शन है, इन SN1 मैकेनिज्म द प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑब्टेन्ड इन हायर अमाउंट कंपेयर टू द प्रोडक्ट विद द रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द सेम साइड जहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है, तो उस केस में होगा रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। फाइन। और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है जहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है, तो उस केस में होगा इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो थ्योरेटिकली तो हम ये बोलते हैं कि 50% रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है और 50% इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है, जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन से। तो जस्ट सपोज मान लो ये क्या है,
49.5% और ये है 49.5%। ये क्या है, जितना रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ उतना ही इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ, पर जो एक्स्ट्रा 1% है वो क्या है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन से। बिल्कुल सही है एजर्शन। और अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न लिखा हुआ है फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ हिंडर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप इन द विसिनिटी। जो न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक है, जहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो ही तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा फ्रंट साइड से, तो वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो उस वजह से जो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो बिल्कुल सही है एजर्शन भी और रीज़न भी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। इज दैट क्लियर? So this was about today's lecture. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like my lectures, then don't forget to subscribe my channel and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।